तो हमने इससे पिछली क्लास में ये देखा कि कैसे पुर्तगाली कंपनियां भारत में आती हैं। 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली पहली बार भारत आते हैं और उसके बाद निरंतर पुर्तगाली कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं। और इसी क्रम में हमने देखा कि पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर आया उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा भारत में रहा और कोचीन उसने अपनी राजधानी बनाई। यानी हमने ये भी सीखा कि पुर्तगालियों का भारत में पहला फैक्ट्री या पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में से। उसके बाद हमने देखा कि अल्बुकर्क आया और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इस बात पर भी हमारी कल चर्चा हो गई थी। अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाकर रखा, लेकिन साथ ही साथ गोवा को उसने क्या किया? बहमनियों से अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन याद रखिएगा कि अल्बुकर्क ने गोवा को अपने नियंत्रण में तो लिया, लेकिन गोवा को अभी उसने अपनी राजधानी नहीं बनाया। आगे चल के नीनू डी कुन्हा जो आया, उस नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। इतना हमने ओवरऑल पढ़ लिया था। अब देखिए, अब आज सेकंड क्लास है हम लोगों की और इस क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सृष्टि का नियम होता है और वो नियम ये होता है कि जब दो लोग परस्पर मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात करूँ तो आप लोग मुझसे पढ़ने आते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। यद्यपि आप मुझसे सीखने आते हो, लेकिन अनायास कुछ ना कुछ चीज़ें मैं भी आपसे सीख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मुझसे बात की और मुझे उसके बात करने का तरीका बड़ा पसंद आया और मैंने उस तरीके को अपनी शैली में अडॉप्ट किया, अपनी भाषा शैली में अडॉप्ट किया। मान लीजिए आप में से किसी का ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उस ड्रेसिंग सेंस को अडॉप्ट कर लिया। यानी कि आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब दो लोग परस्पर मिलते हैं तो दोनों ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, ये बात अलग है, किसी को अधिक लाभ होता है, किसी को कम लाभ होता है। तो जब पुर्तगाली भारत में आए तो ऐसा नहीं है कि केवल पुर्तगालियों ने भारत से लाभ कमाया, भारतीयों ने भी पुर्तगालियों से कई लाभ कमाए। जैसे जब पुर्तगाली भारत में आए तो हमारे यहाँ जहाज निर्माण का जो स्तर था वो बहुत निम्न था। पानी वाले जहाज, हम यूँ कह सकते हैं कि वो जहाज क्या नौका के रूप में केवल रहा करते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आए, बड़े बड़े जहाज लेकर आए, तो हम लोगों ने अनायास ही पुर्तगालियों से जहाज निर्माण की कला सीख ली। भारत में आप देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भारत में जितने भी वेद मंत्र ऋचाएँ लिखी गई सब हाथ से लिखी गई। यानी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर किसी भी चीज़ की 10 कॉपी हमें बनानी होती थी तो क्या होता था? एक कॉपी बनती थी, फिर उसी को देखकर दूसरी कॉपी बनाई जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। लेकिन जब पुर्तगाली भारत आए तो हमने पुर्तगालियों से एक नई चीज़ सीखी कि प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि आपसे आज के बाद किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस को भारत ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो पुर्तगालियों से अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ पुर्तगालियों ने भारतीय कृषि में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे? तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है, अफीम की खेती पुर्तगालियों की देन है। अब कहोगे गुरुजी आप नशे की चीज़ें बता रहे हो। देखिए बेटा, ये चीज़ें जो हैं अफीम इत्यादि, ये केवल नशे के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं, इन्हें औषधियों के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो कि हमने किससे सीखा? पुर्तगालियों से। इसके अतिरिक्त अनानास, पपीता, आलू, ये सारी चीज़ें हमने किससे सीखी? पुर्तगालियों से सीखी। मक्का की खेती, यद्यपि देखिए एक चीज़ समझिए, मक्का की खेती जो है वो मध्य अमेरिका की मुख्य फसल है।
लेकिन हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन लाया, भारत में कौन लाया। तो भारत में ये कौन लाया, पुर्तगाली लाए। लेकिन कभी आपसे अगर पूछा जाए मक्का ओरिजिनल क्रॉप कहाँ की है, वास्तविक फसल कहाँ की है, मूल रूप से कहाँ की फसल है, तो आंसर रहेगा हमारा मध्य अमेरिका। पुर्तगालियों से भारतीयों को कई चीज़ें सीखने को मिली। पुर्तगालियों से भारतीयों को कई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे आलू, पपीता, अनानास, मक्का, जहाज निर्माण कला, प्रिंटिंग प्रेस और घड़ी बनाना इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किससे सीखी, पुर्तगालियों से सीखी। तो देखो पुर्तगालियों का भारत में आने से कुछ तो लाभ हुआ। इसके साथ साथ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये एक पुर्तगाली व्यक्ति है। इसके बारे में भी कई पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा गया है कि वास्को डी गामा के तत्काल पश्चात या वास्को डी गामा के प्रथम यात्रा के तत्काल बाद कौन व्यापारी भारत आया था। तो एक व्यापारी था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये 1500 ईस्वी में क्या हुआ, भारत आया। और ये द्वितीय पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके बाद दोबारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर आया और उसके बाद वास्तविकता में पुर्तगाली कंपनी भारत आई और पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर 1505 ईस्वी में आया, जिसका नाम आपको पता है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। समझ रहे आप मेरी बात को। दूसरा है वास्को डी गामा द्वितीय बार भारत में कब आया, 1502 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको पुर्तगाली सभ्यता से बताए, पुर्तगाली कंपनी से बताए, ये सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को तैयार करना है, कहीं से भी किधर से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था प्रारंभ में ही कि पहली कंपनी कौन थी, तो हमने पुर्तगाली के बारे में अध्ययन कर लिया। अब दूसरी कंपनी है डच। डचों के बारे में आप एक चीज याद रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि डच आए तो थे दूसरे नंबर पर, मतलब भारत में आने का इनका क्रमांक द्वितीय था, लेकिन अगर कंपनी स्थापना की बात करें तो इनका क्रमांक तृतीय था। मतलब ये भारत में तो 1595 में आ गए, लेकिन इन्होंने कंपनी स्थापित की थी 1602 ईस्वी में। और यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में स्थापित हो चुकी है। यानी कि अंग्रेजों की यानी ब्रिटिशर्स की कंपनी स्थापना डचों से पहले हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स आए बाद में, और डचों की कंपनी स्थापना बाद में हुई, लेकिन वो आ गए। अब गुरु डचों के साथ एक बड़ा मजे का कहानी हुई, तो वो हम लोग देखते हैं। डचों का जो अभियान था वो कार्नेलिस डी हस्तमान के नेतृत्व में भारत आया। एक डच व्यापारी था जिसका नाम था कार्नेलिस डी हस्तमान। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, परेशान मत होना। तो डच क्या है, बेसिकली हॉलैंड को डच कहा जाता था, ठीक है ना। तो इनकी जो कंपनी थी वो ये थी डेनमार्क वाले स्थान पर। अब इन्हें पता चला कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ये देखिए ये डेनमार्क है। अब इन्हें ये पता चला कि भारत में तो धुआंधार मसाले हो, भारत में तो बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, तो क्यों ना हम भी भारत चले। तो कार्नेलिस डी हस्तमान के नेतृत्व में डच कंपनी भारत की ओर रवाना हुई। और ये गुरु इस तरीके से चले, जो मार्ग था वास्को डी गामा का, और यहाँ पे आके ये रास्ता भटक गए और ये क्या किए, सीधे चले गए और कहाँ पहुंचे, सुमात्रा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, इंडोनेशिया के आसपास द्वीप है एक सुमात्रा। अब जब ये सुमात्रा पहुंचे तो इन्हें पता चला कि हम तो सुमात्रा आ गए, लेकिन इन्होंने जब सुमात्रा का क्लाइमेट देखा, सुमात्रा की कृषि को देखा, सुमात्रा की व्यवस्था को देखा, तो इन्हें ऐसा लगा कि सुमात्रा भी पहुंचकर, इंडोनेशिया भी पहुंचकर हमें कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे खासी मात्रा में मसाले मिलते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो सब क्या हुआ, डचों ने अपना प्रारंभिक व्यापार किससे किया, सुमात्रा और इंडोनेशिया से किया। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं
ये भारत है, समझना आप मेरी बात को। और भारत के दो तट हैं, थोड़ा सा बड़े में बना के बताता हूं मैं आपको। ये भारत, ठीक है, भारत का तटीय क्षेत्र है ये, और भारत के दो तट हैं। पहला जो तटीय भाग है वो ये वाला है, समझ पा रहे हो आप, और दूसरा तटीय भाग ये वाला है। अब इस वाले तटीय भाग को कहते हैं पश्चिमी तटीय भाग, ठीक है, और इस वाले तटीय भाग को कहते हैं पूर्वी तटीय भाग। अब ये पूरा तटीय भाग पूर्वी तटीय भाग है, ये पूरा जो है पश्चिमी है, लेकिन इनमें भी क्या है, क्षेत्र बटे हुए हैं। और आप देखिए जो प्रमुख है वो एक क्षेत्र है ये, जहां पे कौन आया, वास्को डी गामा आया, और एक क्षेत्र है ये। तो अब देखो, अगर देखा जाए एग्रीकल्चर या मसालों की दृष्टि से, तो ये वाला क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा जो है संपन्न है, और इस क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं कोरोमंडल। अब देखो, आप याद ऐसे कर सकते हो कि इधर बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मसाले होंगे तो बहुत ज़्यादा मसाले बिकेंगे, और जब बहुत ज़्यादा मसाले बिकेंगे तो माल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला तट माल देता है, इसलिए वाला तट कैसा हो गया, और यहाँ पे मसाले कम हैं तो कुछ नहीं बिकेगा, मान के चलो कुछ नहीं बिकेगा, और जब कुछ नहीं बिकेगा तो कोरे कोरे बैठे रहोगे, तो कोरे कोरे बैठे रहोगे तो कौन सा तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया। याद हो गया आपको। अब सुमात्रा कहाँ है, लगभग ये स्थिति है सुमात्रा की, समझना मेरी बात को। डच लोग कहाँ पहुंचे सबसे पहले, सुमात्रा। अब एक चीज बताइए मुझे, डच लोग जब सुमात्रा पहुंचे और सुमात्रा से उन्हें भारत आना है, तो वो सीधे आ जाएंगे या फिर ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, सीधे आ जाएंगे भाई, जो रास्ता कम पड़ेगी वहीं से तो आएंगे। तो ये लोग क्या किए, सीधे आ गए यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है परीक्षा में, पहली यूरोपीय कंपनी बताइए जिसने अपना मुख्यालय कोरोमंडल तट पर बनाया। तो आप देखो कोरोमंडल तट पर सबसे पहले कौन पहुंचा, तो सबसे पहले कोरोमंडल तट पर मुख्यालय कौन बनाएगा, समझ गए। यहीं पे एक स्थान है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इस स्थान को डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री या अपना पहला गोदाम बनाया। पुर्तगालियों का पहला गोदाम, पुर्तगालियों को पूछ रहा हूं, कोची। डचों का पहला, बेटा ये देखो 4-5 कंपनियां हैं, चारों पांचों कंपनियों के आपको गोदाम फैक्ट्रियां याद करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि बंगाल में अंग्रेजों का गोदाम कौन सा था या फैक्ट्री कौन सी थी, फ्रांसीसियों की कौन सी थी, डचों की कौन सी थी, पुर्तगालियों की कौन सी थी, है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों ने अपना कहाँ बनाया, और उसके बाद डच आए, डचों ने अपना कहाँ बनाया। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि डचों ने पहले ये प्रयास किया था कि हमें सूरत या यहाँ कहीं फैक्ट्री बनाने को मिल जाए, लेकिन जब ये सूरत और इत्यादि जगहों पर असफल हुए तो इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बना ली। अब यार डचों के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, डच जब भारत आए तो ये पुर्तगालियों की तरह केवल मसाले के व्यापार में नहीं रहे, इन्होंने भारत में बहुत सारी संभावनाओं को खोजा, और इसमें एक संभावना इनके हाथ में लगी, वस्त्र। यानी कि डचों ने मसाले का तो व्यापार किया ही किया, मसाले के व्यापार के साथ साथ भारत से वस्त्र व्यापार भी किया। और आप देखिए आगे चल के यही वस्त्र व्यापार इतना प्रोग्रेस करेगा कि मसाले वसालों को तो सब छोड़ देंगे, और केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत में मारामारी होगी, और इसी मारामारी में ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज सबसे ऊपर रहेंगे और पूरे भारत पर एक समय क्या कर लेंगे, नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। समझिए आप मेरी बात को, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्नेलिस डी हस्तमान
केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचा? सुमात्रा पहुंचा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधा निकल गया तो कहां पहुंचा? सुमात्रा पहुंचा। 20 मार्च 1602 ईस्वी को भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी, मैंने देखो आपको बताया कि ये आ तो पहले गए थे लेकिन इनकी कंपनी बाद में स्थापित हुई। इनकी कंपनी कब स्थापित हुई? 20 मार्च 1602 ईस्वी को भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी, क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदर। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा डचों का संबंध किससे है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है, का प्रादुर्भाव हुआ। डचों ने भारत के कोरोमंडल तट, अभी मैंने आपको समझाया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल में कारखाने स्थापित किए। 17वीं शताब्दी में भारत में मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार सा हो गया। एक समय ऐसा आया जब डच लोग जो थे वो व्यापार में, मसाले के व्यापार में सबसे आगे थे, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। मसाले के अतिरिक्त डच सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम आदि का भी व्यापार करते थे। डच लोग भारत में मसालों का तो व्यापार करते थे लेकिन मसाले के अतिरिक्त उन्हें भारत में जो भी ऐसी चीज लगी जिसका वो अपने यूरोप में व्यापार कर सकते थे वो तुरंत भारत से खरीद लेते थे। तो इन्होंने सूती वस्त्र में भी खूब व्यापार किया, रेशम में भी खूब व्यापार किया, सोरा में भी खूब व्यापार किया और अफीम में भी खूब व्यापार किया डचों और अंग्रेजों के मध्य। हाँ, अब देखिए आगे चल के आप देखेंगे अंग्रेज आएंगे, डच हैं ही अभी, पुर्तगाली हैं ही अभी। पुर्तगालियों के साथ क्या हुआ? पुर्तगालियों ने अपने आप को गोवा और दमन तक समेट के रख लिया। तो पुर्तगालियों की भी प्रतिस्पर्धा हुई दूसरी कंपनियों से लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन डच लोग जो थे वो अंग्रेजों के मार्ग में बीच में आ रहे थे और आपको तो पता है अंग्रेजों के बीच में जो आएगा वो मिट्टी में, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है। तो साहब अंग्रेजों के बीच में जब डच आ गए तो डचों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, 1759 में, और ये बेदरा नामक स्थान पर हुआ और इसे क्या कहा जाता है? बेदरा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया और डच शक्ति का क्या हो गया? अंत हो गया। डचों और अंग्रेजों के मध्य 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने नौसैनिक दक्षता होने के कारण, इनके पास नेवी स्ट्रांग थी ब्रिटिशर्स के पास, के कारण डचों को परास्त किया। अब देखो ये मसूलीपट्टनम है, ये इनकी फैक्ट्री थी, ठीक है ना। डचों ने सोने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया कि डचों के द्वारा चलाए गए सिक्के को किस नाम से जानते थे। तो देखिए डचों ने सोने का एक सिक्का चलाया जिसे क्या कहा गया? पैगोडा कहा गया। आपको पता है भारत में एक सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये सारी चीजें तो आपको आज के बाद कभी आप भूलोगे तो नहीं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पैगोडा किस धातु का सिक्का था? पैगोडा किसने चलाया? भारत में डचों के द्वारा चलाए गए सिक्के को किस नाम से जानते हैं? भारत में डचों ने जो सिक्का चलाया वो किस धातु का बना हुआ था? कोई भी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम को सबसे पहले अपनी फैक्ट्री किसने बताया? मसूलीपट्टनम किस तट पर स्थित थी? कोरोमंडल तट। कोई दिक्कत? अब देखिए अब आ रहे हैं साहब ब्रिटिशर्स, धुआं भर दिया इनने साहब। आए तीसरे नंबर पर, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन्होंने भारत के अधिकतर क्षेत्र पर अपने आप को क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो देखिए अंग्रेज, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन थे? सर्वाधिक प्रभावशाली कौन थे? दिसंबर, अच्छा अंग्रेजों की भी पहले कहानी सुन लो थोड़ी सी। ब्रिटेन में शासन की सत्ता जो है वो है महारानी के हाथ में थी। ब्रिटेन का प्रमुख कौन था? महारानी थी, क्वीन थी, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ टेलर। और आप
एक चीज बड़ा गौर से समझिए कि जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं वो सब सरकारी कंपनियां हैं। मतलब पुर्तगाली आई तो पुर्तगाली सरकार ने ही अपनी कंपनी को भारत भेजा, डच आए तो डच सरकार ने ही उस कंपनी को भारत भेजा। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट रिस्क नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया। जैसे आप देखते थे पहले जो हमारे एग्जाम होते थे, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, फलाना ठिकाना, तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद कराती थी। सरकार के अपने बोर्ड होते थे जिनमें विद्वान लोग आते थे, पेपर बनाते थे, सरकार को सबमिट करते थे, सरकार उनमें से पेपर सिलेक्ट करती थी, छपते थे प्रेस पर, और छपने के बाद सरकार के द्वारा ही कराए जाते थे। लेकिन अब देखिए आप क्या हो रहा है, कई समय से सरकार टेंडर उठवाती है। प्राइवेट कंपनियां जो अच्छा काम कर रही हैं उन्हें भी सरकार क्या दे देती है, पेपर करवाने का मौका दे देती है। लेकिन शर्तें किसकी रहती हैं, सरकार की रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को पेपर दे दिया और वो प्राइवेट कंपनी कुछ भी कर रही है। सरकार के नियम होते हैं कि इतने समय में पेपर हो जाना चाहिए, पेपर का स्तर ये होना चाहिए, सिलेबस ये होना चाहिए, इस तरीके से पेपर बनेगा। तो ब्रिटिशर्स जो थे या क्वीन जो थी एलिजाबेथ, उसने डायरेक्ट सरकारी कंपनी को नहीं भेजा भारत, उसने प्राइवेट कंपनी को भारत भेजा और केवल 15 साल का अनुमति पत्र दिया कि आपको पहले हम 15, आप लोग कोचिंग पढ़ने आते हो, डेमो सर जी, डेमो है नहीं, तो 15 साल का डेमो दिया कि 15 साल हम आपको देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, और अगर हमें लगता है कि आपका काम ठीक है तो हम क्या करेंगे, आपके इस 15 साल के टाइम को आगे बढ़ा देंगे। तो साहब 15 साल का समय लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ रवाना हुई। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें बहुत से बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में 1600 ईस्वी में, समझना आप मेरी बात को। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो इन्होंने भारत में भी अपने मुख्यालय की स्थापना की, तो भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, समझना मेरी बात को। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। आप मेरी बात को समझिए, वो क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है दुनिया में कहीं भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय भारत का शासक कौन था। यानी कि अभी वो एग्जैक्ट पूछ रहा है 1600 ईस्वी वाला। और 1600 ईस्वी में जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर शासक जो था वो अकबर था, समझना मेरी बात को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब लंदन में स्थापना हुई तो भारत का शासक कौन था, अकबर था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था। यानी कि उसने अब क्वेश्चन क्या घुमा दिया, अब वो पूछ रहा है भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही है तब शासक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। गॉट इट। हुआ क्या बेटा, कहानी इस तरीके से होती है कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने 15 साल की परमिशन दे दी, और जब 15 साल की परमिशन दे दी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के जो चेयरपर्सन्स थे, उन्होंने सोचा कि यार भारत भेजें किसको। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा बॉस भारत उस व्यक्ति को भेजना चाहिए जिसे बहुत अच्छा बोलना आता हो, जिसके अंदर बोलने का वाक चातुर्य हो, स्किल ऑफ स्पीकिंग हो, कैसे बोलना है। तो दूसरे ने कहा ए भाई अंग्रेजी में तो कोई भी बोल देगा, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, हमें भारत के शासक को रिझाना है, और इस समय भारत का शासक है जहांगीर जिसकी दरबारी भाषा है फारसी। तो हमें अंग्रेजी वाला आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत अच्छी फारसी बोलता हो। और एकदम उनके जहन में एक नाम आया, हॉकिंस। क्या नाम आया, हॉकिंस। और जेम्स प्रथम जो वहाँ का राजा था उसने हॉकिंस को कहा कि आप भारत जाइए और जहांगीर से मुलाकात करिए।
हॉकिंस ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे ही पहली बार जाऊंगा खाली खाली किसी के घर पे मिलने, मज़ा नहीं आएगा, क्या करूं, बहुत सारे गिफ्ट ले जाता हूं। देखो आप लोग रुष्ट हो, लेकिन आपको कोई गिफ्ट दे दे तो आप अपने आप ही प्रसन्न हो जाते है नहीं। हम जैसे कोई टेस्ट कराते हैं तो आप लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन उसी टेस्ट में हम अगर कह देते हैं कि बेटा फर्स्ट प्राइज वाले को गिफ्ट मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उसे प्राइज मिलेगा, तो आप लोग एकदम प्रसन्नता से टेस्ट देने आते हो। अब क्या हुआ कि हॉकिंस ने ये सोचा कि यार खाली हाथ जाएंगे तो कैसे मज़ा आएगा। तो हॉकिंस रेड ड्रैगन नाम का उसका जहाज था, उसमें दुनिया भर का माल भर के ले गया। देखो बच्चे, मैं आप हालांकि इसका आपसे कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए के लिए शायद, या 50 लाख के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकिंस जब भारत आया तो उसका जहाज कौन सा था, उसके जहाज का क्या नाम था। तो रेड ड्रैगन नाम का जहाज था उसका, उस जहाज से ये भारत आया और भारत आके ये कहाँ किससे मिला, जहांगीर से मिला। अब देखिए जब ये जहांगीर से मिला तो आगरा में इसकी जहांगीर से मुलाकात हुई, आगरा के किले में, और जैसे ये जहांगीर के सामने गया ये लेट गया जमीन पे, और जहांगीर का जूता इसने उतारा और जहांगीर के पैरों को एकदम चूमने लगा। अब देखिए क्या स्थिति थी एक समय अंग्रेजों की, क्यों चूमने लगा, क्योंकि मैं आपको मिडेवल हिस्ट्री में बताया है या बताऊंगा आगे चल के, बलवन नामक एक शासक हुआ, उसने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था सिजदा पायबोस। और सिजदा पायबोस में ये कॉन्सेप्ट होता था कि शासक के सामने अगर कोई जाता था तो वो लेट कर शासक के पैरों को चूमता था। तो जब उसने ऐसा कार्य किया तो जहांगीर एकदम प्रसन्न हो गया। जहांगीर उठो 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 उठो, ऐसे नहीं करते, उठो उठो उठो। जहांगीर ने कहा बताइए आप क्या हैं, तो उसने अपना परिचय दिया और फारसी भाषा में इतनी अच्छी बातचीत की जहांगीर से कि जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ कि जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और 400 का मनसब प्रदान कर दिया अपने दरबार में। लेकिन विद्वान लोग बताते हैं, इतिहासकार लोग बताते हैं कि इतना सब तो हुआ, लेकिन हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक तौर पर कोई भी सुविधाएं नहीं ले पाया। मतलब हॉकिंस को व्यापार के रूप में जहांगीर ने कोई भी सुविधाएं नहीं दी। आगे चल के सर टॉमस रो आएगा जो जहांगीर से जब बातचीत करेगा तो कुछ रियायतें टॉमस रो को जहांगीर प्रदान कर देगा, और इस प्रकार से अंग्रेजों का क्या होगा, भारत में सिलसिला शुरू होगा, व्यापार शुरू होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन थे, अंग्रेज थे। सितंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों की व्यापारिक अनुमति दी। कितने वर्षों की अनुमति दी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए हुई तथा 1604 ईस्वी में ये भारत की ओर अग्रसर हुए। इनका भी कॉन्सेप्ट डचों जैसा था, ये भी सीधे कहाँ चले गए, जावा सुमात्रा चले गए, फिर दोबारा लौट कर आए। ये देखिए महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेता हुआ कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख है ना, ये महारानी एलिजाबेथ हैं और ये क्या है, परमिशन ले रहा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज, देखिए हेक्टर और रेड ड्रैगन एक ही बात है, नामक जहाज से भारत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर की और इसकी हॉकिंस की पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो मैंने एक बुक पढ़ी है, उसमें आमेर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो हो जाता है कभी कभार, तो आप भी कभी कोई ऐसी किताब पढ़ो तो कतई कंफ्यूज मत होना। आपका बिल्कुल कंफर्म है कि आगरा में ही क्या हुआ, इसकी मुलाकात हुई। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया और इंग्लिश खान की क्या की उपाधि दी।
1613 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के उद्देश्य से गया, लेकिन यह अपनी व्यापारिक संधि में तो सफल नहीं हुआ, किंतु इसने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली। दो पूर्णतः व्यापारिक संधि में तो टॉमस रो सफल नहीं हुआ, लेकिन सूरत में भी अगर फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल रही है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि विद्वान बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि ये कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री या मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली। कुल मिला के सूरत में इन्हें फैक्ट्री खोलने की पहली परमिशन मिली। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, ठीक है,